अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू खान ट्यूटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर आईसीएस चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। उसका टॉपिक नंबर 1.3.3 और 1.3.4 पढ़ेंगे, यानी बुलियन आइडेंटिटीज़। चलिए देखते हैं बुलियन आइडेंटिटीज़ होते क्या है। बुलियन आइडेंटिटीज़ आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दैट आर ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर वेरिएबल्स। बुलियन आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? ये समझे कि एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं जो कि हमेशा ट्रू होती है, चाहे उनकी वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी हो, यानी 0 हो या 1 हो, लेकिन वो ट्रू होते हैं। मतलब क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है? आप समझे कि इसमें एक फंक्शन होता है। मतलब आप अगर मैं सिंपल फंक्शन आपको बताऊँ तो 2+2 होता है, या a+b होता है, वो एक फंक्शन होता है। इसके दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसके एक एग्जांपल में ये डोमिनेशन लॉ, और ये देखें 1a+1 = 1 है ना। इसमें देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करते हैं ना, तो आपको राइट हैंड साइड। तो ये बुलियन आइडेंटिटीज ये कहती है कि यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी वो सेम होगी राइट हैंड साइड की। मिसाल के तौर पे अगर मैं a को 1 लूँ या a को 0 लूँ, यानी a की जगह अगर मैं 0 पुट करना +1 को करूँ, तो 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। अब मिसाल के तौर पे देखें कि मैं अगर a को 1 कंसिडर कर लूँ, तो 1 + 1 = 1 हो गया। यहाँ पे गलती हो गई है, लेकिन 1 + 1 1 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में देखें कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड a इनवर्स। मतलब a मल्टीप्लाई हो रहा है a इनवर्स के साथ। अगर हम a को 0 लें, 0 डॉट, यानी 0 डॉट a की जगह हम 0 डाल दें और इसका इन्वर्स। अब देखिए 0 का इन्वर्स क्या होता है? 0 का उल्टा 1 होता है। तो हम 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 1 ज़ार 0 होता है। जबकि लेट्स टेक a = 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह 1 लिख दिया, फिर डॉट मल्टीप्लाई a की जगह 1 और इसका इन्वर्स। 1 का इन्वर्स क्या होता है? 0, और 1 0 ज़ार 0 होते हैं। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने अगर 0 रखी या 1 रखी, तो आंसर दोनों का 0 ही आया है। ये बुलियन आइडेंटिटीज़ की प्रॉपर्टी होती है। ये बुलियन आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन किस तरह आते हैं? ये बोर्ड के पेपर में एज अ फॉर्म ऑफ MCQs आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस क्या आते हैं कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ होता है और आपको बोलते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करो किसी भी लॉ के साथ, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। जिस तरह ये देखें, ये लॉ नेम और फॉर्म, यहाँ से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बुलियन आइडेंटिटीज़ निकाली हैं। ठीक है, उसकी और फॉर्म और एंड फॉर्म, यानी प्लस फॉर्म और मल्टीप्लाई फॉर्म को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक एक को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ को आप इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे a+0 करते हैं तो आपका आंसर a आएगा, यानी जो इनपुट देते हैं वही इनपुट आपके पास आएगा। यहाँ इस एग्जांपल के लिए हम सिर्फ a को हम 1 कंसीडर करेंगे, यानी a की जगह हम 1 करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 + 0 क्या होता है? 1 होता है। और हाँ, a की वैल्यू क्या है? 1। इसी तरह अगर हम एंड यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में देखें, अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। a की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो दोबारा वही फॉर्म आ गई। आइडेंटिटी लॉ यही कहता है। आपको ये याद रखे हुए होंगे, ये सिंपल है, लेकिन आपको इनके नाम याद रखने होंगे और इनके जो फॉर्म होती है ना, वो याद रखनी होती है। बाकी अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें स्पेसिफाई नहीं किया होता कि बुलियन आइडेंटिटीज़ को आप इस्तेमाल करें, लेकिन वहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसके कई फ़ायदे हैं। अगले देखते हैं नल डोमिनेंस लॉ। अब नल का आपको पता होता है कि 0 होता है। ठीक है, तो इससे आप एक हिंट ले लें कि जब नल या डोमिनेंस लॉ आता है तो उसमें जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म यानी एंड फॉर्म है उसमें नल आएगा। मतलब a.0 जब होगा तो आंसर 0 आएगा। हमने a को 1 लिया हुआ है ना, तो 1 डॉट यानी 1 × 0 0 होता है। अब और फॉर्म में देखिए, यानी हमने 1 + 1 करना है, तो 1 + 1 1 होता है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें के बाद आता है इडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि जो इनपुट दोगे, यानी दो इनपुट को आपस में जो कि सेम वेरिएबल है, मतलब a और +a करोगे तो उसका आंसर भी a आएगा, b + b करोगे b आंसर आएगा, c + c करोगे c आंसर आएगा। ये इडेम्पोटेंट लॉ कहता है। एंड फॉर्म में ये a × a करोगे तो a आंसर आएगी, यानी सिंपल है, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट होगा। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ को हम इन्वर्स लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वर्स आ जाता है। a + a इनवर्स = 1। अगर आप a की जगह 1 रखें, प्लस करें, a का इन्वर्स क्या होता है? यानी a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 का इन्वर्स क्या हो गया? 0 हो गया।
तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 होता है। अगर एंड फॉर्म में आए तो आप ए को पुट करें 1 मल्टीप्लाई ए का इन्वर्स, अभी ए की वैल्यू 1 है ना, तो इसका इन्वर्स 0 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन लॉ आ जाता है। एब्जॉर्प्शन लॉ थोड़ा सा मुश्किल नहीं आसान है, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। लेकिन इसमें सिंपल ट्रिक ये है कि जब और फॉर्म में होगी तो प्लस बाहर आएगा, मल्टीप्लाई अंदर आएगा, जबकि एंड फॉर्म में मल्टीप्लाई पहले आएगा, प्लस अंदर आएगा। ये फार्मूला देख लें, ए प्लस ए डॉट बी मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ इक्वल्स टू ए। एंड फॉर्म में ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी, यानी आप अगर इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि मैं अगर बी को 0 ले लूँ, ए की जगह हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ पे देखें मैंने ए की जगह 1 पुट कर दिया, फिर उसके बाद प्लस किया, प्लस करने के बाद मैंने इस ए की जगह 1 लिख दिया, बी डॉट 0 कर दिया इक्वल्स टू ए करते हैं। अच्छा, ए जो है ना 1 था, प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, तो 1 प्लस 0 आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 0 1 होता है, और देखें यहाँ पे ए इक्वल्स टू इसके है, हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास ए की वैल्यू जो कि 1 है वो आ गई। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, इसका भी बहुत आसान है, सेम टू सेम यही है, लेकिन मल्टीप्लाई प्लस अलग अलग से करना है। यहाँ यानी ब्रैकेट को पहले प्लस करना है, फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया था, फिर प्लस किया था। अब डी मॉर्गन्स लॉ आपका सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है इस बुलियन आइडेंटिटीज में। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि ए प्लस बी का होल इनवर्स, यानी आप पहले ए प्लस बी करेंगे, यानी अगर मैं ए की जगह 1 लूँ और बी की जगह 0 लूँ तो 1 प्लस 0 और इसका इन्वर्स कर देंगे। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 का इन्वर्स क्या होता है, 0 हो गया। तो 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स डॉट बी इन्वर्स। ए इन्वर्स क्या है, ए हमारे पास 1 था तो इसका इन्वर्स 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे बी की वैल्यू हमारे पास 0 थी, इसका इन्वर्स 1 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 0 हो जाता है। अब दोनों साइड देखें, दोनों साइड 0 0 हो गई, यानी इक्वल हो गई। डी मॉर्गन्स लॉ यही कहता है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी सेम टू सेम है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाती है बुलियन फंक्शंस एंड कन्वर्जर इनटू लॉजिक सर्किट्स। आपको पता होगा कि बुलियन फंक्शंस क्या होती है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था। अगर आपको नहीं आता तो मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। बुलियन फंक्शंस क्या होती हैं, बुलियन फंक्शंस बेसिकली किसी भी दो वेरिएबल्स का आपस में ऑपरेशन को कहते हैं। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कोई भी कह दो, ए कर दो, ठीक है, तो ये एक बुलियन फंक्शन हो गई। अब इसका कन्वर्जन इनटू लॉजिक सर्किट से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि आपको एक बुलियन फंक्शन दिया हुआ होगा, आप उस फंक्शन को इस्तेमाल करके एक लॉजिक सर्किट बनाएंगे, यानी लॉजिक सर्किट का एक डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, लॉजिक सर्किट क्या होता है, समझिए एक ऐसा सर्किट जिसमें लॉजिक गेट इस्तेमाल हो, उन्हें लॉजिक सर्किट कहा जाता है। अच्छा, इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह आते हैं कि ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट फॉर द फंक्शन एफ इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग भी आ जाते हैं, लेकिन उसमें एफ की जो यानी फंक्शन होते हैं वो थोड़े लंबे और कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो आगे जाके हम सॉल्व करते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, ये थोड़ा सा इजी था इसलिए मैंने पहले से बना दिया, लेकिन अगले जो आएंगे उसको मैं ख़ुद बनाऊंगा, साथ साथ रिकॉर्डिंग के साथ साथ बनाऊंगा। तो सबसे पहले अभी ये देख लेते हैं एफ एक्स प्लस वाई क्या है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसका तरीका ये होता है कि इसका स्टेप 1 ये होता है कि आपने इनके वेरिएबल फंक्शंस के वेरिएबल लिखना है, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो हम इसको एक्स और वाई इस तरह दो वेरिएबल्स लिख देंगे और आगे एक 2 डैश लगा देंगे। समझिए ये 2 डैश है ना, ये तार है, ठीक है, हम एक्स को और वाई को तार के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब दूसरे उसमें स्टेप में है कि हम कौन सा लॉजिक गेट इस्तेमाल करेंगे ताकि ये वाला फंक्शन आए। जैसे कि आपको पता है कि 2 लॉजिक गेट में 2 इनपुट आते हैं और एक आउटपुट निकल आता है ना, तो इसी तरह आउटपुट एफ होगा और इनपुट एक्स और वाई होगा। अब एक्स और वाई को प्लस कैसे करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि और गेट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो दोनों वेरिएबल्स आपस में प्लस हो जाते हैं। देखें यहाँ पे मैंने और गेट ड्रा किया हुआ है, एक्स और वाई एज एन इनपुट दे दिया है मैंने, यानी एक्स यहाँ पे चला गया, वाई यहाँ पे चला गया, इस गेट से गुजर के ये वाली फंक्शन आ गया मेरे पास एक्स प्लस वाई। प्लस कहाँ से आया, ये जो हमने और गेट ड्रा किया ना, यहाँ से आया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये हमारे पास फंक्शन दी हुई है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम इसके वेरिएबल्स लिख देते हैं लाइन में इस तरह। मैं एक्स को रेड के साथ कर रहा हूँ ताकि हम इसकी वायर को डिस्टिंग्विश कर सकें बाकियों से, और वाई को मैं ब्लू से कर रहा हूँ, और जी को मैं ग्रीन से, ठीक है। अच्छा,
यहाँ से मैं एक तार निकाल लेता हूँ हर एक के लिए, ताकि हमारे लिए इजी हो। देखें, ये कह रहे हैं कि हमें x चाहिए, y चाहिए और z चाहिए। हमारे पास x और y तो पड़ा हुआ है, लेकिन z इन्वर्स नहीं पड़ा हुआ। तो z को, हमारे पास सिर्फ z पड़ा हुआ है। अब इस z को कन्वर्ट करेंगे हम z इन्वर्स में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको याद होगा कि हमने जो लॉजिक गेट्स पढ़े थे, तो इसमें एक लॉजिक गेट है जिसे हम नॉट गेट कहते हैं। उस नॉट गेट का काम होता है जो इनका इनपुट आ रहा है उसको इन्वर्स कर देता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं है तो आप वो लॉजिक गेट वाला लेक्चर देख लें, ठीक है। अभी मैं यहाँ एक नॉट गेट बना लेता हूँ जी के लिए, ठीक है। नॉट गेट की कुछ इस तरह शेप होती है, ठीक है। आगे से डॉट होता है और मैं ये बना लेता हूँ। अब यहाँ पे जब ये जी इस गेट से गुज़रा तो इसका इन्वर्स हो गया, ठीक है। जी इन्वर्स हो गया। अब बाकी एक्स और वाई में कोई चेंज नहीं आया ना, तो हम बस सिंपल से इसकी तार एक्सटेंड कर देंगे। अब अगला काम क्या है कि हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, एक्स वाई और जी इन्वर्स आ गया हमारे पास, वाई आ गया है और एक्स भी आ गया। अब हम इन सब को एक मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम कौन से लॉजिक गेट से गुजारेंगे कि ये सारे मल्टीप्लाई होंगे? अगर आपने वो लॉजिक गेट्स वाला टॉपिक देखा है तो आपको यह याद होगा कि एक एंड गेट था जो कि सारे वे इनपुट को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है। तो हम एंड गेट का इस्तेमाल करेंगे। मैं x की एक तार इस तरह ले आता हूँ, y की एक तार इस तरह ले आता हूँ और फिर आखिर में z की तार ले आता हूँ, ठीक है, इस तरह। अब मैं ब्लैक से ड्रा करता हूँ यानी एंड गेट को। ये मैंने एंड गेट ड्रा किया, ठीक है। ये एंड गेट आ गया। मैं तारों को ज्वाइन कर देता हूँ इसके साथ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखें, x आ गया इसमें, y आ गया इसमें और z इन्वर्स आ गया इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब इसका आउटपुट निकालेंगे। हमने 3 वेरिएबल डी गेट में डाले तो एक आउटपुट निकलेगा। हमेशा आउटपुट एक होता है जब किसी हम लॉजिक गेट में जितने भी इनपुट डालें उसका एक आउटपुट ही होगा। और इसका आउटपुट क्या होगा? हम पहले x लिख देंगे, ठीक है। डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? y के साथ हो रहा है, ठीक है। डॉट किसके साथ? एक और है जी इन्वर्स के साथ। जी की नहीं, हमने यहाँ पे गेट लगा के इसको जी इन्वर्स बना दिया, तो इसलिए हम इसको जी इन्वर्स कह देते हैं, ठीक है। तो हमारी इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अगली हम फंक्शन पे आते हैं, x प्लस वाई इन्वर्स जी। जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है कि इस सारे वेरिएबल्स यानी जितनी भी वेरिएबल्स हैं x y z उनको एक लाइन में इस तरह लिख देंगे। अब देखिए मैंने ये सारी वेरिएबल्स लिख दिए, ठीक है। मैं सब में से एक तार आगे लेके आता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो आगे जाके अगर हम फंक्शन को सॉल्व करें, ठीक है। अब दोबारा फंक्शन को देखें। अगला स्टेप ये होता है कि हमें रिक्वायर्ड चीज़ जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है उसे बनाना होता है। हमारे पास x पड़ा हुआ है, यस x पड़ा हुआ है। y इन्वर्स पड़ा हुआ है, नहीं वो नहीं पड़ा हुआ। z पड़ा हुआ है, z पड़ा हुआ है, ठीक है। अब y इन्वर्स हमें निकालना है। हमारे पास y की वैल्यू है, इसको हमने बस इन्वर्स करना है। और इन्वर्स करने के लिए हम लॉजिक गेट का इस्तेमाल करेंगे। और कौन सा लॉजिक गेट इस्तेमाल होगा? नॉट गेट इस्तेमाल होगा, ठीक है। हम नॉट गेट बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने नॉट गेट बना लिया y के लिए, ठीक है। बाकी हम सारे तारों को एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि आगे काम आने वाली है। अब देखिए अगला स्टेप क्या है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे x हमें प्लस करना है y इन्वर्स z के पास। हमारे पास तो सिर्फ y और z पड़ा हुआ है, y इन्वर्स मल्टीप्लाई z नहीं पड़ा हुआ। हम y इन्वर्स मल्टीप्लाई z बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? हम y का एक तार लेके यानी y इन्वर्स का तार लेके हम एक एंड गेट में डालेंगे। एंड गेट का काम क्या होता है कि दो इनपुट को आपस में मल्टीप्लाई करवाना। अभी दो इनपुट कौन से हैं? y इन्वर्स हो गया और z हो गया, ठीक है। अब मैं एक एंड गेट बनाता हूँ यहाँ पे ताकि इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकें। ये बन गया हमारा एंड गेट, ठीक है। अब इसके बाद जो आउटपुट निकलेगा हमारे पास क्या आएगा? y मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? y इन्वर्स किस से मल्टीप्लाई हो रहा है? z के साथ, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हमें ये फंक्शन बनाने के लिए हमने x को इस वैल्यू के साथ प्लस करना है। आपको याद होगा कि और गेट जो है ना, और गेट का काम प्लस करना होता है। x को लेते हैं, उसके बाद ये y इन्वर्स z वाले इनपुट को लेते हैं और इसको एक
और गेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए मैंने ये अब कर लिया है, ये इसको कनेक्ट कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या है कि इन दोनों को प्लस में लिख देना है। ईजी है बहुत। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको एफ़ के को यानी एफ़ लिख दें जो कि हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑप्शन है, या हम इसको कंप्लीट करके लिखें कि एक्स क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है किसके साथ, वाई इन्वर्स और जी के साथ, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारा एक लॉजिक सर्किट बन चुका है। अब हम अगले फंक्शन का लॉजिक सर्किट बना रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने जिस मेथड से पिछले दो क्वेश्चन किए थे, आप उसी मेथड से ये वाला सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और उसको बनाने की कोशिश करें, और फिर आखिर में इसके साथ कंपेयर करें मेरे ड्राइंग के साथ, ताकि आपको पता लगे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है या नहीं। तो जैसे बेसिकली हम करते हैं कि सबसे पहले तो हम सारे वेरिएबल्स लिख लेते हैं स्टेप 1 में। अच्छा ठीक है, हमने वेरिएबल्स लिख लिए। अब इसके बाद क्या है, हम सबसे पहले इस देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें x चाहिए और x नॉट चाहिए। सबसे पहले हम x वेरिएबल के देखना कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें x चाहिए और x नॉट चाहिए। हमारे पास x पड़ा हुआ है, x नॉट नहीं पड़ा हुआ, तो हम क्या करेंगे कि x नॉट बनाएंगे। हम थोड़ा सी लंबी तार करेंगे क्योंकि हमें x भी चाहिए ना, तो इसलिए लंबी तार, उसके बाद नॉट गेट बनाएंगे ताकि x इन्वर्स बना लें हम, ठीक है। ये नॉट गेट आ गया। नॉट गेट आने के बाद ये x कन्वर्ट हो जाएगा x इन्वर्स में, ठीक है। अब y की देखते हैं हमें क्या चाहिए। हमें y नहीं चाहिए, हमें y इन्वर्स चाहिए। हमारे पास y की वैल्यू, हम इसको कन्वर्ट करते हैं y इन्वर्स में। कैसे इन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट इसको नॉट गेट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉट गेट में डल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ये निकल आ गई है y का इन्वर्स। हमें z एज इट इज चाहिए, तो हम इसकी बस तार लंबी कर देते हैं, ठीक है, तार लंबी कर दी। इसके बाद आता है, अब अगला स्टेप क्या है कि हम इस वाली इक्वेशन को पहले बनाते हैं, फिर इन दोनों का आपस में प्लस करवा देते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, x और y इन्वर्स चाहिए। हमारे पास तो यहाँ पे x इन्वर्स है और यहाँ पे y इन्वर्स है, हमें x चाहिए। x हम यहाँ से ले सकते हैं, क्यों, यहाँ पे x की तार है, ये वाली x की तार है और ये x इन्वर्स की तार है। हम यहाँ से एक इस तरह सर्कल बनाते हैं और यहाँ से एक तार ले आते हैं, ठीक है। तो तार लेके आ जाए, ठीक है, और इसके ऊपर से इस तरह डाल दें और नीचे ले आते हैं। ये हमारे पास x की तार है, ठीक है, x की तार है। अब हमें y इन्वर्स चाहिए, तो हम y इन्वर्स की तार ले आएंगे। ये आ गया हमारे पास y इन्वर्स की तार। अब क्या करते हैं कि हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं एंड गेट के साथ, ताकि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकें। एंड गेट डी शेप का होता है, ये हमने एंड गेट बना दिए, ठीक है। इसका जो हमारे पास आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, x होगा और y का इन्वर्स, ठीक है। इसके बाद आता है, हम अब इसका करते हैं इस वाले। अब हमें क्या चाहिए, x इन्वर्स चाहिए और z चाहिए। हम क्या कर सकते हैं कि इस z को ऊपर ले जाएं तो आसानी होगी हमारे लिए, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि इस x इन्वर्स को नीचे ले आते हैं, लेकिन मैं z इन्वर्स को ले आता हूँ। z को ले आया मैं यहाँ से और इस तरह की एक ब्रांच बना दी इसके ऊपर से, फिर यहाँ से ऊपर, और मैंने यह इसके साथ कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वही सेम एक एंड गेट बना देंगे, ठीक है। एंड गेट बन गई और इसकी जो हमारे पास आएगी वैल्यू वो x इन्वर्स z। वो कैसे, देखें, हमने यहाँ z की तार से एक और तार कनेक्ट करके यहाँ d में डाल दी और x इन्वर्स की तार d में यानी एंड गेट में डाल दी। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो हम इन दोनों को इस तरह एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से तार लेंगे और इन दोनों को यहाँ पे इस तरह और गेट में कनेक्ट कर देंगे। और गेट की शेप इस तरह होती है, ठीक है, यानी चांद की तरह होती है। ये और ये हमारे पास जो आखिर में आएगी वो होगी x y इन्वर्स प्लस x इन्वर्स
जी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप इसी तरह देख लें कि आपने जो बनाया था वो लॉजिक सर्किट क्या इससे मिलता जुलता है या उसमें आपने एक गलत लॉजिक गेट इस्तेमाल किया। आप स्टूडेंट्स आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं और ये आपकी एग्जांपल नंबर 4 है बुक में। हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहला स्टेप क्या होता है कि हम सारे वेरिएबल्स लिख देते हैं जो कि x है, y है और आखिर में z आता है। ठीक है, बन गए। अब हम देखेंगे कि x की हमें क्या क्या चाहिए। हमें x इन्वर्स चाहिए और x चाहिए। x हमारे पास पहले पड़ा हुआ है, हमें इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम इसको नॉट गेट में भी गुजारेंगे। ठीक है, ये नॉट गेट आ गया और ये x इन्वर्स हो गया अपना, बन गया। ठीक है, इसके बाद हमें y इन्वर्स चाहिए, y और y इन्वर्स चाहिए, यानी y भी चाहिए हमें और y इन्वर्स भी चाहिए। हम इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। ठीक है, और ये हमने नॉट गेट बनाया ताकि ये y इन्वर्स बना सके हम। ठीक है, ये बन गया अपना नॉट गेट और जब इससे y गुजरेगा तो इसका y इन्वर्स बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं z की क्या हमें वैल्यूज चाहिए। हमें सिर्फ z चाहिए और z इन्वर्स नहीं चाहिए, तो हम इसके सिंपल एक लंबी सी तार ले आएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये वाली टर्म पूरी करते हैं, x इन्वर्स, y इन्वर्स और z। हमें क्या क्या चाहिए, हमें x इन्वर्स चाहिए, y इन्वर्स चाहिए और z चाहिए। हम इन तीनों को एक एंड गेट में गुजारेंगे ताकि ये सारे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ये हम सारे कनेक्ट कर रहे हैं एंड गेट के लिए। ये हमारा एंड गेट डी शेप का होता है। ठीक है, ये डी शेप बन रही है। ये हमारा एंड गेट आ गया और इसका इनपुट आउटपुट क्या निकलेगा, x इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, y इन्वर्स और z। अब देखें ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई, हमारे पास ये वाली टर्म आ चुकी है। अब इससे अगली टर्म बनाते हैं। हमें क्या चाहिए, एक x इन्वर्स चाहिए, y चाहिए और z चाहिए। मतलब हमें x इन्वर्स से एक और तार निकालनी है इस टर्म को बनाने के लिए। ठीक है, हम इसको तार बना लेते हैं, इसको पीछे ले आते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर से इस तरह ले आते हैं ब्रिज बना के एक इस तरह। ठीक है, ये एक x की तार आ गई हमारे पास। लिख देते कि ये x की तार है, कलर से भी पता लग रहा है कि ये x इन्वर्स की तार है, सॉरी। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए। हम y से एक ब्रांच ले लेते हैं। ठीक है, y से ब्रांच लेके हम इसके ऊपर से डाल के यहाँ पे ले आते हैं y की ब्रांच, और ये z की तो तार पहले से ही है। अब हम क्या करते हैं कि इस x को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं ताकि ये यहाँ पे आ जाए, y को भी एक्सपेंड करते हैं ताकि यहाँ पे आ जाए। ये आ गई यहाँ पे। अब इन तीनों को हम एंड गेट में डालेंगे। ठीक है, मैं पहले एंड गेट बना देता हूँ फिर इसमें डाल देते हैं। ये हमने एंड गेट बना दिए। ठीक है, और इन सब को कनेक्ट कर देते हैं एंड गेट के साथ। हमने एक ब्लू वायर यानी y, एक x इन्वर्स की वायर और एक आखिर में z की वायर, जो कि हम यही से ले लेते हैं। हमने ये एंड गेट में डाली तो हमारे पास ये सारे मल्टीप्लाई होके x इन्वर्स, y और z आ चुका है। अब आखिरी हमारे पास ये वाली टर्म चाहिए x और y इन्वर्स, तो हमें y इन्वर्स चाहिए और x चाहिए। हम यहाँ से एक ब्रांच लेंगे। ठीक है, यहाँ से ब्रांच ले ली क्योंकि x चाहिए, x इन्वर्स नहीं चाहिए। सॉरी, ये क्वेश्चन ख़राब हो रहा है लेकिन जगह नहीं है। मैं x की तार यहाँ से ले आ रहा हूँ। ठीक है, और फिर y की जो तार होगी ना y इन्वर्स की, हमें y इन्वर्स चाहिए, y नहीं। अगर y चाहिए होता हम यहाँ से ब्रांच लेते, लेकिन यहाँ पे y इन्वर्स चाहिए तो हम यहाँ पे ब्रांच ले रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर से इस तरह निकाल के यहाँ पे ले आते हैं और ऐसे भी एंड गेट में डाल देते ताकि x मल्टीप्लाई y इन्वर्स मिल जाए हमें। यहाँ पर एंड गेट आ गई। ठीक है, तो ये x y इन्वर्स। अब आखिरी काम क्या है कि हम इन तीनों को आप इसमें प्लस करवा देते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को पहले और गेट से गुजारें और इसका जो आंसर आएगा वो इस वाले के साथ मिला के और गेट में डाल दें। लेकिन शॉर्टकट तरीका यही है कि आप एक बड़ा सा और गेट बना दें। ठीक है, इस तरह
ठीक है। और ये तीनों इनपुट इसमें डाल दें, एक यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली इनपुट इसमें आ जाएगी और ये वाली इनपुट इसमें आ जाएगी। और हाँ, हमारा जो इनपुट निकलेगा वो f निकलेगा, जो कि हमारा फंक्शन है, ठीक है। यानी बिल्कुल सेम टू सेम यही आउटपुट निकलेगा। आप इसको यानी f की जगह ये सारी वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह कम इसलिए मैंने डायरेक्ट f लिख दी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का यही है, ये हमारे 4 एग्जाम्पल हो गए, बुलियन आइडेंटिटीज़ हो गई और बुलियन फंक्शन के थोड़ी सी बेसिक मेथड्स हो गए कि किस तरह बना रहे होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।